नमस्ते। जय भारत। एक लेख आया है ऑर्गेनाइजर वीकली में। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजर तो संघ का पत्रिका है। उसमें एक विष्णु अरविंद केरल का चुनाव परिणाम के बारे में एक लेख लिखा है। काफी पॉजिटिव चिंता रखता है कि इस चुनाव का परिणाम को लेकर उन्होंने अंग्रेजी में है लेख का नाम उन्होंने ये दिया है कि द न्यू डीबंकिंग लैंड ऑफ कम्युनिज्म का। उनको कहना है कि कम्युनिज्म तो केरल से डीबंक हो रहा है, खत्म हो रहा है। बात में दम भी है पर इतना जल्दी नहीं, वो अलग बात है। वो कह रहे थे कि वो जितना भी कम्युनिस्ट शासन चल रहा था केरल में, तो पूरा केरल का जब इतिहास देखेगा तो एक तो कांग्रेस वाला है और दूसरा तो कम्युनिस्ट वाला है। बुनियादी तौर पर तो दो असल में आइडियली चिंताधारा कहना चाहिए, पर इसमें कोई चिंताधारा नहीं है। ना कांग्रेस का कोई पद्धति है, चिंता पद्धति है, और ना केरल का जो कम्युनिज्म है उनको मार्क्स काल से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये स्थिति में फिर क्या किया उन्होंने, पहले जब अपना खुद पार्टी जब बहुमत भी नहीं आएगा ये जान करके, ये समझ करके उन्होंने गांठ बांधा। वो कम्युनिस्ट के साथ कई लोग हैं और कांग्रेस के साथ भी कई लोग हैं। ये दोनों तो हम उसे वो कहता है, एक तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कम्युनिस्ट वाला है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट तो कांग्रेस वाला है। तो ये दोनों क्या कहता है, जो धर्म को लेकर के काफी फायदा उठाने के लिए बहुत कोशिश करते रहते, पहले भी करते, अभी भी चल रहा है। एक मुस्लिम वोट को अपना बस में करने के लिए कम्युनिस्ट ने बहुत काम किया, बहुत आगे गया। पर मुस्लिम लीग जो पार्टी है वो कांग्रेस के पास है, वो साथ मिलकर उनके साथ काम कर रहा है। पर मुस्लिम का वोट पाने के लिए कम्युनिस्ट ने बहुत काम किया। मतलब वो क्या बोलता है उसको, अपीसिंग पॉलिसी जो कहता है ना, कोई हद नहीं उसका, बहुत किया। और ये अपना जो विष्णु अरविंद नाम का जो लेखक है वो उम्मीद रखता है कि एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट बदलाव हो रहा, केरल का हिंदू में थोड़ा हिंदू कॉन्शियसनेस आ रहा। पर जैसे मैं समझता हूँ केरल का हिंदू में हिंदू कॉन्शियसनेस हमेशा था, पर उस हिंदू कॉन्शियसनेस को दिशा देने के लिए कोई नहीं था। पहले जब कई गुरु लोगों ने आकर के दिशा दिया। आप शंकराचार्य को रहने दीजिए, क्योंकि शंकराचार्य तो पूरा भारत का नक्शा बदल दिया। फिर उसके बाद ये रामकृष्ण मिशन का चिंता पद्धति लेकर के स्वामी आगमानंद, वो सीधा पॉलिटिकल बात नहीं करते पर स्पिरिचुअल बात तो करते हैं। इंसान कैसे जीना चाहिए, कुटुंब कैसा होना चाहिए, संध्या वेला में नाम जपना चाहिए, कई चीज का प्रैक्टिस आता है। उसके बाद कई स्वामी लोग आया केरल में। तो ये जो सन्यासी परंपरा का कोई कमी नहीं है, बहुत है। नाम लगा तो लंबा लिस्ट हो जाएगा। तो इनका काम तो बहुत हुआ। तो हिंदू बौद्ध केरल में हमेशा था, ज्यादा ही था। तब जाकर के केरल में संघ का शाखाएं बने। हाँ, जितना भी केरल में काम किया संघ के लिए सब मराठा ने किया था, पूरे भारत में मराठा ने किया। और मराठा ने कहाँ काम नहीं किया, अपना बड़ौदा में मराठा ने हिंदू राज खड़ा कर दिया। इंदौर में नहीं किया क्या? इंदौर में किया, ग्वालियर और झांसी रानी का ही किया वो है। तो केरल में जितना भी
संघ का जब प्रचार किए, लगभग हर कोई महाराष्ट्र का था। वहां जाकर रह के तो मराठा में एक खूबी देखा आपने ना, वो जहां भी जाएंगे वहां का बन जाता है। बड़ोड़ा का गेकवाड, इंदौर का होलकर, और अपने ग्वालियर का सिंधिया, देखिए कई प्रकार है। जहां भी जाता वहां का बन जाता, पर वो फंडामेंटली बड़े सशक्त हिंदू रहता अंदर से। इसलिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते जा रहे हैं, नमन करते जाना पड़ेगा, नमन करते जा रहा है। उन्होंने ये सब पाथ दिखाया, सबको ये पथ दिखाया, तब जाके भारत में हिंदू खड़े हुए। पहले, उससे पहले शंकराचार्य ने कमाल किया तो अलग बात है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में। और आज के तारीख में शिवाजी महाराज का प्रभाव ही तो है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है। तो शाखा इतना अच्छे खड़े हो गए। अब देखिए, जहां तक मैं देखा हूं, मुझे पता है और मैं जानता हूं कि केरल का जो संघ का शाखा भारत में सबसे वरिष्ठ शाखाओं की श्रेणी में गिना जाता है, जो बहुत अच्छा चलता है, काफी डिसिप्लिन है, काफी निष्ठा है, वो उस श्रेणी में आता है। और शाखाएं स्ट्रांग है, पहले से था। यदि संघ केरल में स्ट्रांग नहीं होते तो रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में नहीं बनते। उसका अपना इतिहास है, आपको ये सारी चीजें इंटरनेट में शायद ही मिलेंगे, लगभग नहीं मिलेंगे। तो इनका विश्वास है कि केरल में ये दो ध्रुवीकरण किया है ना वामपंथी लोग और कांग्रेस मिलकर के, वो लगभग खत्म हो रहा है। एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट का विचार रखते हैं ये विष्णु अरविंद, पर वो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट तो करता है, कुछ पैराडाइम शिफ्ट जैसे वो अपेक्षा रखता है, पर पैराडाइम शिफ्ट तो हुआ नहीं, होने के लिए समय लगेगा। अब बात क्या है, ये केरल में भाजपा एकमात्र सीट जीता, वो ज्यादातर उनका अपना खुद का काम पर जीता, वो संघ से तो नहीं है, पर भाजपा का है। पहले भी राज्यसभा में एमपी रहे, अभी तो लोकसभा में जीत के आ गए। इसके आधार पर उन्होंने इस चुनाव का एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, वो परिवर्तन का अपेक्षक रहता है। और वो कई वजह तो सही कहता है कि जात पात में बटे हुए हिंदू, अरे केरल का मात्र बात नहीं है, हिंदू को जात पात में बांटने वाला शक्ति हमेशा रहा, बहुत पहले से रहा, हमेशा रहा। अलग अलग जात में हिंदू को बांटे गया, और जात एक साथ ना जुड़े इसका ध्यान रखा। ये सब केरल में हुआ। केरल में कुछ आसानी से हुआ, क्योंकि केरल का ये जो सोशल स्ट्रक्चर जो अंग्रेजी में कहता है ना, इसमें ईसाई का काफी संख्या है, मुसलमान तो काफी संख्या है, हिंदू कुछ 50 से अधिक है, ज्यादा नहीं है, 50 से अधिक है, बहुमत में है। पर वो बहुमत को यदि जात में बांटा जाएगा तो कमजोरी होगा। तो ये सब हिंदू के साथ यही हो रहा है, शुरू से ही हो रहा है, बटे हैं, कमजोर है। ऋग्वेद तो बहुत पहले कह चुका साध रहो, उस पर तो ध्यान किसी को जाता नहीं है। तो दो इंपॉर्टेंट कास्ट संगठन है, ये दोनों संघ के पास नहीं जाते तो है, पर दूर रहता है, मिलता नहीं। और कम्युनिस्ट ने उनने एक सिद्धांत चलाया बहुत पहले। तो दो किस्म का कास्ट है ना, एक ऊंची जाति, नीची जाति, इतना कोई फर्क है ही नहीं ऊंचा नीचा बोलने के लिए केरल में, ना पहले भी इतना नहीं था, बट एक समय तो था ही कुछ हद तक। पर ये उनका तो कम्युनिस्ट सिद्धांत में तो बूर्जवासी है जो संपन्न लोग, और प्रोलेटेरिएट है जो मजदूर लोग। तो प्रोलेटेरिएट का था अंग्रेजी में, मार्क्स का खुद का शब्द है। तो जितना भी एक सीमा से अवर्ण बोलता है केरल में, हाँ वहां भी याद है, अवर्ण सवर्ण,
सवर्ण तो ऊंची जाति कुछ हद तक माना जाता, अवर्ण को कुछ हद तक नीचे जाति माना जाता। वैसे वो उच्च नीचे तो इतना नहीं है जहां तक हम जानता है, देखते हैं। और ये जो अवर्ण है उन्हें प्रोलिटेरिएट श्रेणी में डाल करके सवर्ण को बुर्जुआ श्रेणी में डाल करके एक मार्क्सियन डायरेक्टिकल सिद्धांत चलाने के लिए काफी कोशिश चला, क्योंकि दोनों को संघर्ष होगा। पर वो इतना रिडक्शनिज्म होगा नहीं, इतना सरल भी नहीं है बात, इतना हद तक कुछ हुआ नहीं। पर एक समस्या रहा, हिंदू एकीकरण इतना नहीं हुआ। जब जब हिंदू एकीकरण के लिए कोई ना कोई कदम उठाए तो उनका विरोध में सब मिलकर सब एक साथ हुआ। एक कुछ ऐतिहासिक में एक समय है, एक शंकर नामकर का मुख्यमंत्री थे। वो एक प्रत्येक जात का है और एक दूसरा प्रत्येक जात का कोई नेता, जिन्होंने अपना एक सम्मेलन में उस समय पूजनीय गुरुजी को बुलाया था, वो भी है। तो ये दोनों हिंदू एकीकरण के लिए जब कदम उठाया तो घबरा गया कम्युनिस्ट लोग सबसे अधिक, और कम्युनिस्ट लोग जाकर के ईसाई और मुसलमान को भड़काया, हिंदू एकीकरण होगा तो आप लोग खत्म हो जाएंगे। इतना नहीं समझे कि लोग हिंदू बहुमत है इसलिए तो आप फ्री है, हिंदू बहुमत है भारत इसलिए आप स्वतंत्र है, हिंदू बहुमत है इसलिए आप आविष्कार स्वतंत्रता के बारे में सोच सकते हो, हिंदू बहुमत है इसलिए यहाँ सब स्त्री नारी सुरक्षित है। अब हिंदू बहुमत है तभी तो आप है, आपका खुद का विचार रख सकते हैं, आपका खुद का जो विश्वास जो भी है उसका पालन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने देता। आप इतना स्वतंत्र है जो आपका विश्वास लेके कुछ भी कर सकता है, आराधनालय बना सकता है, आराधना कर सकता है। ये सब सिर्फ इसलिए कि बहुमत हिंदू और हिंदू बहुमत में है भारत। जिस क्षण ये हिंदू बहुमती का कुछ भी खोट, उसमें कुछ खोट आए या मतलब कमजोर पड़ गए तो मान लीजिए एक जो भी विचार ऊंच विचार आप जो कहते हैं ना सब खत्म, और उफ करने के लिए किसी में हिम्मत नहीं होगा, ताकत का सवाल ही नहीं है, हिम्मत नहीं होगा। तो ये हिंदू एकीकरण के लिए काफी हुआ पर उसका विरोध करने वाले बहुत थे। फिर भी इनका जो लेख में तो आस रखता है कि केरल में भी भाजपा जीतेंगे, लेकिन मैं तो नहीं देखता। इसमें क्या निष्ठावान कहीं नेताओं को जरूरत है। अब एक भाजपा का साथ समस्या यह है कि वो लगभग कांग्रेस जैसे काम करने लगा। यदि भाजपा का नेता लोग संघ से प्रशिक्षित है तब बात अलग बनेगा, पर हर नेता लोग तो संघ से प्रशिक्षित नहीं है, तो उनमें वो कांग्रेस वाली बात कुछ ज्यादा ही आता है। इदम न ममा कहने वाले हिम्मत संघ में होता है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है हर कोई स्वयं स्वर्ग में इदम न ममा करने का संस्कार है, पर कई लोगों में है। तो ऐसे नेता लोग जब आएगा तब कुछ होगा। कोई पैराडाइम शिफ्ट अभी नहीं हुआ इस चुनाव में, अगला चुनाव में ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना, पर जब तक वहां का कार्यकर्ता तो अच्छे अच्छे काम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसको नेतृत्व देने वाला कोई इदम न मामा वाला लोग आए, निस्वार्थ लोग सामने आए, तब कुछ होने का संभावना है। और ज्यादा उम्मीद रखने उचित नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं इतना होगा। कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं हुआ, वो भूल-भुलैया है तो भूल-भुलैया ही रहेगा, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए बदलाव आएगा। पर एक बदलाव का भी स्वभाव मैं बता रहा हूं अभी से। जैसे बदलाव आएगा वो अचानक एकदम खड़ाखट बदलाव हो सकता है। मिलते हैं फिर। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।